Hello students and my dear friends, I'm Dr. Shalini Shukla and today is 26th of July 2021, Monday. Inspiration of the day is the greatest amount of wasted time is the time not getting started. In today's discussion, we are going to cover these articles. Let's start with article number 1 given on page number 4. Private sector to set up wax drive in towns and villages. India is running one of the largest inoculation or vaccination drive in the world. A number of economists as well as the research agencies has opined that it is only the vaccination, the speed of vaccination that will decide the orientation and the pace of economic growth in case of India. और जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं, अगर हम आरबीआई की रिपोर्ट देखें या अदर ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट देखें तो उनमें इस पर्टिकुलर वैक्सीनेशन स्पीड को, वैक्सीनेशन पेस को बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया और कई सारे रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी होगी, आगे किस पेस में इकोनॉमी ग्रो करेगी, दैट विल हाईली डिपेंड ऑन द वैक्सीनेशन ड्राइव कि इंडिया कितनी स्पीड से मास इनोकुलेशन या वैक्सीनेशन करता है अपनी कंप्लीट पॉपुलेशन को। और इंडिया जैसी कंट्री के लिए जो कि बहुत डाइवर्सिफाइड है, हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है, बहुत ज़्यादा रफ टेरेन है, रिमोट एरियाज़ है जहाँ पर रीच जो है गवर्नमेंट की और प्राइवेट सेक्टर्स की भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इस केस में कंप्लीट वैक्सीनेशन या 100% वैक्सीनेशन अचीव कर पाना इज़ वन ऑफ द बिग चैलेंज फॉर गवर्नमेंट। और इस चैलेंज को आइडेंटिफाई करते हुए गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व किया था इस पर्टिकुलर वैक्सीनेशन ड्राइव में। बट जो रीसेंट डेटा आ रहा है उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उनमें फॉल इन डिमांड देखा गया है बिकॉज ऑफ द पेड जैब्स। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं उनमें वैक्सीन लेने के लिए या कंज्यूमर को या इंडिविजुअल्स को पे करना पड़ रहा है, जबकि उनके पास एक फ्री ऑप्शन अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सेंटर। इवन पीएचसीज में भी बहुत आसानी से वैक्सीनेशन या कोविड-19 वैक्सीन अवेलेबल हो जा रही है एट द फ्री कॉस्ट। उसके बाद उसको देखते हुए तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें जो पेड जैब्स अवेलेबल हैं उनकी डिमांड में एक सिग्निफिकेंट फॉल देखने को मिला है। बहुत ज़्यादा अमाउंट, अगर हम देखें डेटा की बात करें तो बहुत ज़्यादा नंबर्स ऑफ जैब्स जो हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अनयूटिलाइज्ड पड़ी हैं। पीपल आर नॉट एक्चुअली प्रेफरिंग द प्राइवेट हॉस्पिटल फॉर टेकिंग देयर कोविड-19 जैब्स। तो उसको देखते हुए प्राइवेट सेक्टर ने प्लान किया है, दैट इज़ दे आर गोइंग वन स्टेप फॉरवर्ड फॉर कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव। तो जो टाउन्स और विलेजेस हैं विद मोर वैक्सीनेशन कैंप्स एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट इनिशिएटिव, प्राइवेट सेक्टर्स आर गोइंग टू इंक्रीज देयर वैक्सीनेशन ड्राइव। तो जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो अब जो रिमोट एरियाज़ हैं, रिमोट विलेजेस हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं। हालांकि उनका जो कंसर्न है प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई को लेकर के, वैक्सीन कोविड-19 वैक्सीन के प्रोक्योरमेंट और सप्लाई को लेकर वो कंसर्न अभी भी बना हुआ है कि उनको उन पर्टिकुलर एरियाज़ में जो रिमोट एरियाज़ हैं, टफ टेरेन है, वहाँ पर वैक्सीनेशन अवेलेबल हो पाएगी, कितनी सप्लाई हो पाएगी, प्रोक्योरमेंट कैसे होगा, इसको लेकर के अभी भी कंसर्न है। लेकिन फिर भी जिस तरह से डिमांड फॉल कर रही है उसको देखते हुए इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया है प्राइवेट सेक्टर ने। हालांकि प्राइवेट सेक्टर का ये भी कहना है कि गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स हैं, जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, दे आर एक्चुअली बेटर इक्विप्ड इन रीचिंग आउट दोज हिंटरलैंड्स और रिमोट टेरिटरीज़। लेकिन फिर भी क्योंकि गवर्नमेंट का कंसर्न है, राइजिंग कंसर्न ओवर पुअर शो बाय द प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट ने ऐसा अज्यूम किया था कि प्राइवेट सेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा इस वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर के। और जिस तरह से अनयूटिलाइज ऐप्स पड़े हुए हैं प्राइवेट सेक्टर में, तो उसको लेकर गवर्नमेंट का बहुत कंसर्न है। और अभी अगर टोटल इनोकुलेशन का डेटा देखें तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट वेरी मच अप्रिशिएटिंग। रिसेंटली डेटा रिलीज़ हुआ है कि 45 करोड़ इंडिविजुअल्स जो हैं, अप्रॉक्सीमेटली 45 करोड़ इंडिविजुअल्स इंडिया में अभी वैक्सीनेट हुए हैं। It means there are large section of the population that is still unvaccinated। और उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर से कहा है कि आपके यहाँ जो भी अनयूटिलाइज ऐप्स पड़े हैं उनको यूटिलाइज़ करिए, अपने वैक्सीनेशन ड्राइव की पेस को इंक्रीज़ करिए। और इसीलिए प्राइवेट सेक्टर्स आर एक्चुअली नाउ गोइंग टू द हिंटरलैंड्स और रिमोट एरियाज़ और रिमोट टाउन्स एंड विलेजेस।
और इसको देखते हुए हमारे जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं मिस्टर पीयूष गोयल, उन्होंने रिसेंटली बिजनेस ग्रुप को बताया भी है कि जितने भी बड़े बड़े हाउसेस हैं, बिजनेस हाउसेस या जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि वैक्सीनेशन ड्राइव्स में इन्वॉल्व हैं, दे हैव एक्चुअली मेड अ प्रॉमिस अबाउट गोइंग टू द हिंटरलैंड्स एंड डिलीवरिंग द करोड्स ऑफ जैब्स बट फेल टू डिलीवर। और उसको देखते हुए उन्होंने जो प्रॉमिस किया था उसके अकॉर्डिंग तो उनका डिलीवरी नहीं हुई है। तो अब प्राइवेट सेक्टर अपने इस प्रॉमिस को फुलफ़िल करने के लिए या ये कह सकते हैं कि डिमांड को पिकअप करने के लिए दे आर एक्चुअली मूविंग टूवर्ड्स द डिफरेंट टाउन्स एंड विलेजेस इन इंडिया, एंड दिस इज़ द डेटा or the vaccination coverage so far. So 4 to 9 million total vaccination doses administered हुई, जिसमें डोज 1 एंड डोज 2 का ये डेटा है। एंड दिस इज़ द नेशनल रिकवरी रेट, एंड currently national recovery rate is at 97.36%। अगर हम बात करें वैक्सीनेशन की तो वैक्सीनेशन भी एक अच्छे खासे नंबर तक पहुंच चुका है, बट इन कंपैरिजन टू वर्ल्ड स्टिल नॉट सफिशिएंट। और अगर वर्ल्ड की बात ना करें, इंडिया के खुद का कंपैरिजन देखें तो पॉपुलेशन को देखते हुए अभी एक लार्ज सेक्शन जो है वो सेफ़ नहीं है या वो अनवैक्सीनेटेड है। और यहाँ पर एक बात का बहुत ध्यान रखना होगा कि हम अभी जो भी डेटा या जिसकी भी बात कर रहे हैं दैट इज़ एक्चुअली above than 18 years old एज, मीन्स चिल्ड्रन या चाइल्ड की बात यहाँ पर नहीं हो रही। और एज़ पर द यूनाइटेड नेशन चाइल्ड इमरजेंसी फंड, India has the highest number of under-vaccinated or unvaccinated children worldwide at 3.5 million। तो अभी ये चिल्ड्रन जो चाइल्ड सेक्शन है उसका तो अभी काउंटिंग है ही नहीं, दिस इज़ अबव दैन 18 years एज। तो फिलहाल इंडिया के लिए अभी भी चैलेंज है कि कंप्लीट पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना, जिसके लिए गवर्नमेंट इज़ एक्चुअली डिमांडिंग मोर रोल फ्रॉम द साइड ऑफ प्राइवेट सेक्टर। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 4। गवर्नमेंट मस्ट कट द नंबर ऑफ स्लैब्स इन कस्टम ड्यूटी। बहुत टाइम से कस्टम ड्यूटी जो है वो न्यूज़ में है। होता क्या है कस्टम ड्यूटी? Custom duty basically refers to the tax, the particular tax that is imposed on goods when they are transported across the international borders. In a very simple term, it is a tax that is levied on import and export of the goods, and the government uses this particular duty to raise its revenue and safeguard the domestic industry and as well as regulate the movement of goods. तो बेसिकली 3 पर्पस होते हैं कस्टम ड्यूटी को इम्पोज करने का। पहला तो रिवेन्यू, किसी भी टैक्स को इम्पोज करने का सबसे पहला जो प्राइमरी रीज़न होता है दैट इज़ द रिवेन्यू जनरेशन। दूसरा, टू सेव गार्ड द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। अगर कोई ऐसी पर्टिकुलर नेसेंट इंडस्ट्री है जिसको सेव करना है, बाहर से इम्पोर्ट बहुत आ रहा है, तो उस पर भी गवर्नमेंट हाई कस्टम ड्यूटी लगा करके डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट्स हैं उनको चीप बना देती है, जिससे कि मार्केट में वो कॉम्पिटिटिव बने रहें। इसके अलावा रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ गुड्स। अगर किसी पर्टिकुलर गुड्स को के एक्सपोर्ट इंपोर्ट को रोकना है, जैसे कि अनियन हो जाता है कभी कभी, नहीं हम चाहते कि एक्सपोर्ट किया जाए इंडिया से क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में उसके रेट बहुत ज़्यादा होता है, तो उस समय भी गवर्नमेंट कस्टम ड्यूटी को यूज़ करती है इन ऑर्डर टू इम्पोज द रिस्ट्रिक्शन, इन ऑर्डर टू रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ गुड्स। और कस्टम ड्यूटी को लेकर के बहुत टाइम से फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो कई सारे रेगुलेशंस या एग्जम्पशंस ला रही है। रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज़ टेकन अप द रिव्यू ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 500 एंट्रीज इन डिफरेंट 5 कस्टम ड्यूटी नोटिफिकेशन। तो अभी 5 डिफरेंट कस्टम ड्यूटी एग्जाम्पशन के नोटिफिकेशन के थ्रू गवर्नमेंट ने अप्रॉक्सीमेटली 500 जो एंट्रीज़ थी, एग्जाम्पशन एंट्रीज़, उनको रिव्यू किया है विद द बेसिक आइडिया। क्यों कर रही है गवर्नमेंट? रीज़न क्या है? बेसिकली गवर्नमेंट वांट्स टू एलिमिनेट दीज एग्जाम्पशन आफ्टर रिसीविंग रिस्पॉन्स फ्रॉम द ट्रेड। तो ट्रेड के डेटा को देखते हुए गवर्नमेंट में एलिमिनेट दीज कस्टम एग्जाम्पशन and wants to simplify the custom duty slabs, and this particular move follow the removal of 80 outdated exemption last year, and the statement of finance ministry in her budget speech that more exemptions will be reviewed and eliminated after due consultation with the stakeholder। तो जो भी एक्सपोर्टर्स हैं, इम्पोर्टर्स हैं, उनसे कंसल्ट किया जाएगा कि जो एग्जम्पशंस दिए गए पिछले कुछ 10 सालों में, 15 सालों में, क्या इनकी ज़रूरत अभी है या इनको रिमूव करके जो कस्टम ड्यूटी के जो स्लैब्स हैं, जो स्ट्रक्चर हैं, उसको सिंपलीफाई
सिंप्लीफाई कर दिया जाए। अगर हम बात करें लिस्ट ऑफ एग्जम्पशन की, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने रिसेंटली 241 एंट्री रिव्यू करी फ्रॉम द नोटिफिकेशन 2599, दैट वाज एक्चुअली इन 1999। 59 एंट्रीज जो कि 2002 में की नोटिफिकेशन में आई थी, 115 एंट्री जो कि 2006 के नोटिफिकेशन में थी, इसके बाद 107 एंट्रीज जो कि 2017 के नोटिफिकेशन में थी, और इसके बाद एक एंट्री जो कि 2011 के नोटिफिकेशन में थी एंटीक्स को लेकर के। इन सारी एंट्रीज को गवर्नमेंट ने रिव्यू किया है, गवर्नमेंट मीन्स फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रिव्यू किया है, एंड फाउंड दैट मोस्ट ऑफ दीज एंट्रीज हैव एक्चुअली आउटलिव्ड देयर यूटिलिटी। जितने टाइम पीरियड के लिए लाई गई थी उससे ज़्यादा ये चल रही हैं। इसके अलावा ऑल दीज एग्जम्पशंस और एंट्रीज हैव बिकम द सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस मीन्स अपेक्षित से अधिक, मोर देन वांटेड, अतिरिक्त, फालतू, अनावश्यक। तो अब आउटलिव्ड देयर यूटिलिटी, जितनी इनकी यूटिलिटी, जितनी इनकी आवश्यकता थी उससे ज़्यादा इनको प्रोवाइड किया गया है, और नाउ ऑल दीज एंट्रीज और एग्जम्पशन एंट्रीज बिकम सुपरफ्लुअस। सो फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज़ मेड अ गुड बिगिनिंग एज पर द फ्यू एक्सपर्ट्स, कि अच्छा काम किया है, इट्स अ गुड बिगिनिंग फॉर रिमूविंग द एग्जम्पशंस विद द इंटेंट टू एलिमिनेट दैम। तो कई सारे जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि दिस इज़ अ गुड इनिशिएटिव दैट गवर्नमेंट हैज़ टेकन, लेकिन however the distortion in the custom duty rate structure will not go away merely by removing these exemption for identified entries। तो एक्सपर्ट का ये कहना है कि ये बहुत सफिशेंट नहीं है। जो प्रॉब्लम एक्चुअली कस्टम ड्यूटी स्ट्रक्चर में है वो इस पर्टिकुलर रिमूवल से, जो एग्जम्पशन के रिमूवल है, जो एग्जम्पशन एंट्रीज हैं उनको हटाने से नहीं जाएंगी। इसके अलावा बहुत और सारी चीज़ें या बहुत और सारे इनिशिएटिव गवर्नमेंट को लेने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू make this particular custom duty structure more facilitative. So a lot more need to be done by the way of reducing number of duty rates, जो कि सबसे ज़्यादा डिमांडेड है कि जो ड्यूटी रेट्स के जो नंबर हैं, जो स्लैब्स हैं, उसको आप रिड्यूस करिए। देयर आर सो मैनी स्लैब्स इनटू कस्टम ड्यूटीज, एलिमिनेट और रिमूव दोज नंबर ऑफ रेट्स, एलिमिनेटिंग मोर एग्जम्पशंस एंड अबॉलिशिंग सेस एंड अदर सरचार्जेस। तो पहला तो जो स्लैब्स हैं उनको रिड्यूस करिए, और इसकी जो अभी जो एग्जम्पशंस एंट्रीज़ जो रिमूव करी गई उसके अलावा और भी एग्जम्पशन एंट्रीज़ रिमूव करनी चाहिए। जो एक्स्ट्रा सेस और सरचार्ज लग रहे हैं उनको भी रिमूव करने की ज़रूरत है इफ़ गवर्नमेंट वांट्स टू एक्चुअली मेक दिस कस्टम स्ट्रक्चर मोर कंज्यूमर फ्रेंडली, मोर इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर फ्रेंडली। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। और कई सारे एक्सपर्ट ने तो ये भी बोला है कि सिंगल रेट फॉर ऑल द आइटम्स इन अ पर्टिकुलर चैप्टर विल एक्चुअली रिड्यूस द क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट्स। तो बहुत सारे जो डिस्प्यूट्स इश्यूज जनरेट होते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर गुड किस पर्टिकुलर कस्टम स्लैब में जाएगा, उसको रिमूव करने के लिए अच्छा चीज़ ये है कि एक चैप्टर में, एक पर्टिकुलर चैप्टर में जितने भी आइटम हैं उन पर एक सिंगल टैक्स आप लगाइए, सिंगल कस्टम टैक्स लगाइए, दैट विल एक्चुअली रिमूव ऑल दी सॉर्ट ऑफ डिस्प्यूट्स। तो बहुत सारे सजेशंस हैं एक्सपर्ट के कस्टम ड्यूटी को लेकर के। अब इसमें से कितने सजेशन गवर्नमेंट मानती है ये फ्यूचर में समझ में आएगा जब गवर्नमेंट कई सारे नोटिफिकेशन लाएगी। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। जोमैटो's मेगा IPO to boost valuation of food tech firms. So the blockbuster listing of online food delivery company Zomato is expected to set a stage for many food technology firms including Swiggy to follow the suit. तो all जितनी भी जो food tech companies हैं they are actually going to follow the same pattern of fundraising as Zomato. So the stellar listing is expected to have the positive impact on valuation if they plan to list or raise funds, says analyst and experts. So Zomato के IPO के बाद से ऐसा कहा जा रहा है कि जो फूड टेक कंपनीज हैं उनके वैल्यूएशन में बूस्ट आया है, क्योंकि Zomato एक बहुत बड़ा IPO लेकर के आया। तो Zomato का जो लेटेस्ट वैल्यूएशन है वो 55% मोर देन द वैल्यू एट द टाइम ऑफ इट्स IPO। तो IPO के बाद से 55% के वैल्यूएशन में इंक्रीज़ हुआ है Zomato को, जिसको देखते हुए एक्सपर्ट्स और जो एनालिस्ट हैं उनका ये कहना है कि अदर फूड टेक कंपनीज इंक्लूडिंग स्विगी दे कैन ऑल्सो फॉलो द सेम पैटर्न ऑफ फंड रेजिंग जस्ट लाइक जोमैटो के IPO के बाद से जो फूड टेक कंपनीज हैं उनके वैल्यूएशन में भी डिफरेंस, अदर फूड टेक कंपनीज जो उनके वैल्यूएशन में भी डिफरेंस देखने को मिला है। स्विगीज वैल्यूएशन जंप्ड बाय मोर देन
50% to $5.5 billion after $1.25 billion fund raise process initially. So according to the expert, the food service market is likely to be worth of $110 billion by financial year 2025, यानी फाइनेंशियल ईयर 25 तक ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि जो फूड सर्विस मार्केट है उसकी जो वैल्यू है, जो वैल्यूएशन है वो अप्रॉक्सीमेटली $110 या 110 के आसपास जाएगा. और जोमेटो के IPO के बाद बहुत सारी फूड टेक कंपनीज आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग और मे ऑल्सो प्रिपेयर फॉर फंड रेजिंग एक्सरसाइज. आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. अर्ली बर्ड रिपोर्ट 71% जंप इन प्रॉफिट. So the companies in the cyclical sectors are likely to drive the corporate earnings in the June 2021 quarter 2. The combined net profit of 230 early birds companies in quarter 1 financial year 22 was about 70.6% on the basis of year-on-year comparison. और बिकॉज ऑफ द फेवरेबल बेस, लो बेस इफेक्ट के कारण भी ये जंप जो है वो देखने को मिल रहा है. इसके अलावा जो साइक्लिकल सेक्टर्स की फर्म है उसमें भी साइक्लिकल नेचर की वजह से भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली, सच एज बैंकिंग, मेटल, माइनिंग, सीमेंट एंड ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री. तो साइक्लिकल और लो बेस इफेक्ट के कारण जो प्रॉफिट है, अर्ली बर्ड्स रिपोर्ट जो जंप प्रॉफिट है वो 70% तक या 71% तक इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है इनटू डिफरेंट कंपनीज एज पर देयर Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22 रिपोर्टेड डेटा. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. डॉट सेट टू कैंसिल आरकॉम लाइसेंस ओवर पेमेंट डिफॉल्ट. तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने आरकॉम को, रिलायंस को शो कॉज नोटिस इशू कर दिया है. किस लिए इशू कर दिया है? ओवर द पेमेंट डिफ़ॉल्ट. तो पेमेंट डिफ़ॉल्ट जो है स्पेक्ट्रम को लेकर, लाइसेंस को लेकर के, उसको लेकर के शो कॉज नोटिस इशू कर दिया गया है रिलायंस कम्युनिकेशन को. और इसके बाद ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि this is a move before actually cancellation of the license. So it is more likely that Department of Telecommunication is inching forward for the cancellation of the telecom license to Anil Ambani firm, that is Reliance Communication, जिसको short form में हम RCOM भी बोलते थे. तो अब RCOM का जो टेलीकम्युनिकेशन का लाइसेंस है वो कैंसिल होने वाला है. अगर ड्यूज़ की बात करी जाए तो RCOM स्टेयर्स एट द ड्यूज़ ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 49,000 crore to its lender and 25,000 crores in the spectrum users charges and license fee to DOT. तो डेट लेडन कंपनी है, बहुत ह्यूज अमाउंट तो DOT का भी पेमेंट ड्यू है. इसके अलावा जो अदर लेंडर्स हैं उनका भी अमाउंट बहुत ज़्यादा ड्यू है और जिसकी वजह से पेमेंट में डिफ़ॉल्ट हो रही है RCOM. हालांकि इसको खरीदने के लिए भी बहुत ऑफर है. यूवी असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और रिलायंस जियो दोनों ने मिलकर टुगेदर ऑफर किया था 20,000 करोड़ का एक ऑफ़र दिया था कंपनी को इन ऑर्डर टू बाय द कंपनीज असेट. तो देखते हैं ये पर्टिकुलर जो डील है, जो ऑफ़र है, ये आगे मैटेरियलाइज होता है कि नहीं होता. तो 20,000 से 23,000 करोड़ एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं फ्रॉम द सेल ऑफ असेट्स इन ऑरकॉम एंड इट्स 2 यूनिट्स. हालांकि इसके बावजूद भी क्या ये डेट रीपे हो पाएगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है. तो प्रोबेबली डॉट जो है वो रिलायंस का और काम का जो टेलीकॉम का लाइसेंस है वो कैंसिल कर देगी. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. इंडिया INC गोज़ ऑल आउट टू कीप डेट अंडर कंट्रोल. लास्ट ईयर रिलायंस इंडस्ट्रीज के डेट कट के बाद एक बहुत ज़्यादा सिनेरियो चला है कि जो बड़ी बड़ी जो टॉप कंपनीज हैं दे आर एक्चुअली ऑन अ बिग वे बाय पेयरिंग डेट्स अक्रॉस द बोर्ड विद रिलायंस इंडस्ट्री लीडिंग द पैक विद द मैसिव कट ऑफ 85,000 करोड़ इन द फाइनेंशियल ईयर 21. तो रिलायंस इंडस्ट्री के डेट कंट्रोल के बाद, कट के बाद, ये जो वेव थी ये बहुत सारी कंपनीज़ ने फॉलो की. जो टॉप इंडियन कंपनीज़ हैं वो एक्चुअली अपने डेट को रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट वेज अडॉप्ट कर रहे हैं, जस्ट लाइक अवेलिंग द लो कॉस्ट लोन, aggressive asset sales and avoiding the new projects are the preferred method that are actually adopted by Indian companies to keep their debts under control. तो पैंडेमिक ईयर को कंपनीज़ ने एज एन अपॉर्चुनिटी हम कह सकते हैं यूज़ किया है इन ऑर्डर टू रिड्यूस देयर डेट बर्डन, इन ऑर्डर टू कंट्रोल देयर डेट.
जिसमें लो कॉस्ट लोन को लेना या कुछ ऐसे जो नॉन प्रॉफिट अनवायबल असेट्स हैं उनको सेल कर देना, या नए प्रोजेक्ट्स में वेंचर ना करना, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है उसको स्टॉक कर देना थोड़े टाइम के लिए। ऑल दीज आर द मेथड जिसे कंपनीज अडॉप्ट कर रही हैं अपने डेट को कंट्रोल करने के लिए। अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो सेल हैज़ टॉप द डेट रिडक्शन इन परसेंटेज टर्म, दैट इज 30.5% का डेट रिडक्शन सेल में देखा गया। दैट इज फॉलोड बाय जिंदल स्टील विच रिड्यूस द डेट अप्रॉक्सीमेटली 29.7%. And because of this, analysts are saying that Indian economy slowed down and banks started crackling the whip on errant firms. So Indian companies have not been in favor of the high cost debt fueled growth. और जबकि इस समय डेट और इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू फ्यूल द ग्रोथ, बट कंपनीज जो उनका जो सिनेरियो है उसको देखते हुए ये लग रहा है कि कंपनीज रेडी नहीं है बहुत ज़्यादा कॉस्टली डेट को लेकर के इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, अपनी कंपनी को भी ग्रो करने के लिए। तो दे आर एक्चुअली यूजिंग दिस पर्टिकुलर टाइम फॉर रिड्यूसिंग देयर डेट बर्डन, एंड टॉप डेट reduction has been done by Reliance Industry, Tata Steel, IOCL, SAIL, BPCL and other companies. So this is the list of top companies that have gone for reducing their debt burden into the last financial year, that is financial year 21. So that's all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchGate, Facebook and Instagram. And if you have any query and suggestion, please write on comment section below. Like, share and subscribe. Thank you.